हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। तो सेम 3 CCF आज आपका कंपलसरी इंग्लिश का लास्ट चैप्टर, जो आप लोगों का सिलेबस का लास्ट चैप्टर है, उसका क्लास हम करवाएंगे। उसका क्लास करने के पहले पहले बता देते हैं कि नेक्स्ट एडू क्लासेस में जो हम लोग का चैनल है, यहाँ पर आपको इससे पहले का जो भी सिलेबस का वीडियोस है वो आपको यहीं पे इंग्लिश का सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा प्लीज देखो, फ्रेंड लोग को बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड लोग से, ताकि उन लोग भी थोड़ा पढ़ लें। ठीक है, चलो इससे पहले हम क्या क्या करवा दिए। द बॉस केम टू डिनर, द मैन विद द स्कार, लाइफ और डॉन एट पुरी, ये 4 चैप्टर जो है हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा, लिंक्स डाल दिया जाएगा, प्लीज देख लेना। 5th चैप्टर आता है हमारा गीतांजलि 18। ठीक है, गीतांजलि 18 विच इज अ पोएम। ठीक है, ये क्या है? एक पोएम है। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये पोएम लिखा था, गीतांजलि 18। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, गीतांजलि 18 लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में इतना हम लोग सबको पता है कि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था। ठीक है, नेशनल एंथम जो हम लोग का कंट्री का है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ही वॉज अ ग्रेट राइटर इन लिटरेचर, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? ये जो हम लोग गीतांजलि 18 पढ़ रहे हैं ना, गीतांजलि 18, इसका जो पूरा कलेक्शन है, ठीक है, गीतांजलि गीतांजलि का जो सीरीज है, ठीक है, इसमें मतलब जब वो लिखे थे 1910 में, ठीक है, जिसको हम लोग का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था 1912 में, और 1913 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन राइटर जिसको नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, उनका जो हम लोग पोएम्स पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में रहता है। ठीक है, और कमिंग टू गीतांजलि 18, ये वाला जो पोएम है ये थोड़ा सा शेक्सपियर का टाइम का जो इंग्लिश था उसको फॉलो करता है। कुछ कुछ वर्ड्स वहां से उठा करके डाला गया है। बहुत ही पोएटिक, बहुत ही एक डीप मीनिंग वाला पोएम है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? ही वाज बोर्न इन 7 मई 1861 इन कैलकाटा, और 7 अगस्त 1941 में, ठीक है, उनका जो है डेथ हो गया था। समझ में आया? अब रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग जान चुके हैं, तो पोएम के बारे में जानते हैं। ठीक है, गीतांजलि क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है। इसमें बहुत सारा पोएम्स है, जिसका पार्ट नंबर 18, सॉन्ग नंबर 18, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं गीतांजलि 18। ठीक है, इसको हम लोग सेपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेपरेशन नाम से इस पोएम को जाना जाता है। क्लियर? अब नाम कितना रेलेवेंट है उसको हम लोग बाद में समझेंगे। आप लोग को पता है मेरा फॉर्मेट पढ़ाने का कि हम लास्ट में टाइटल और थीम बढ़िया से डिस्कस करते हैं। चलिए समझ लेते हैं पोएम के बारे में। ठीक है, अब पोएम बहुत बड़ा नहीं है, एकदम छोटा सा पोएम है। ठीक है, पोएम क्या है? छोटा सा पोएम है, और ये है पोएम। ठीक है, बस इतना सा पोएम है। पहले रीड आउट करते हैं कि क्या लिखा हुआ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, गीतांजलि 18, सॉन्ग 18 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। Clouds heap upon clouds, and it darkens. Ah, love, why dost thou let me wait outside at the door all alone? In the busy moments of the noontide work, I am with the crowd. But on this dark, lonely day, it is only for thee that I hope. If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly aside, I know not how am I to pass these long rainy hours. I keep gazing on the faraway gloom of the sky, and my heart wanders wailing with the restless wind. इसी के साथ ये पोएम इतना छोटा सा है, और इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाता है। अब जो है हम समझाते हैं कि पोएम क्या बोल रहा है। पोएम का नाम क्या है? पोएम का नाम है सेपरेशन। गीतांजलि 18 नंबर है, और पोएम का नाम है सेपरेशन। सेपरेशन फ्रॉम व्हाट? देखो, ये पोएम एक थीम एक्सप्लोर करता है, थीम ऑफ अफेक्शन, लव एंड मेलैंकोली। ठीक है, सेपरेशन, बेसिकली सेपरेशन। सेपरेशन फ्रॉम व्हाट? सेपरेशन फ्रॉम योर बिलवड वंस। यहां पर आप बिलवड वन या फिर भगवान, ठीक है, किसी को भी आप यहां पर पुट कर सकते हो। योर बिलवड वन कुड बी गॉड, कुड बी मदर, कुड बी योर पार्टनर। ओके, तो यहां पर क्या है, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि जब आप सेपरेट होते हो तो आपका क्या फीलिंग रहता है। ठीक है, पोएट उसको एक्सप्रेस करते हैं।
अब लाइन टू लाइन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, फर्स्ट लाइन हम लोग को बोल रहा है क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स जो है गैदर हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गैदर हो रहे हैं। एंड इट डार्कन्स, आसमान क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। आह लव, वाई डोस्ट दाउ लेट मी वेट आउटसाइड, यहाँ पर डोस्ट को डू बोल सकते हो, दाउ को मतलब यू बोल सकते हो, ठीक है। वाई डू यू लेट मी वेट आउटसाइड एट द डोर ऑल अलोन, यानी कि ऐसा जो मौसम हो रहा है, पोएट क्या बोल रहे हैं, ये जो मौसम हो रहा है, बादल घिर रहे हैं, आसमान डार्क होता जा रहा है, तो ऐसे मौसम में आप मुझे दरवाजे के बाहर कैसे छोड़ सकते हो, मुझे दरवाजे के बाहर अकेला क्यों छोड़ सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। आते हैं अगले लाइन पे, अगला स्टैंजा बोल सकते हो, मे भी लाइन ही है, ठीक है, 4 लाइन्स का पोएम है। इन द बिजी मोमेंट्स ऑफ द नून टाइड वर्क, ठीक है, जब नून टाइड का जो वर्क होता है, दोपहर का जो वर्क होता है, बिजी वर्क होता है, ठीक है, उस समय आई एम विद द क्राउड, मैं भीड़ के साथ रहता हूँ, ठीक है, मैं केओस के बीच में रहता हूँ। बट ऑन दिस डार्क लोनली डे इट इज ओनली फॉर दी दैट आई होप, दी मतलब, ठीक है, यू, ठीक है, दी मतलब यू। तो क्या बोल रहे हैं, बिजी मोमेंट जो होता है, दोपहर का जो बिजी मोमेंट है, जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हम लोगों के साथ रहते हैं, भीड़ में रहते हैं। बट जब ऐसा डार्क लोनली दिन है, ठीक है, अकेला सा, ठीक है, एकदम डीप वेदर है, इस समय मैं अकेला हूं और मैं तुम्हारी उम्मीद कर रहा हूं, तुमसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, या आपसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। यहाँ पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है गॉड को या बिलवेड वन को, ठीक है, बिलवेड वन और गॉड, ठीक है। चलते हैं थर्ड स्टैंजा। इफ यू, इफ दाउ, दाउ का मतलब यहां पर यू, सिंपली शोएस्ट मी नॉट दाई फेस, इफ मतलब बोलने का मतलब है इफ यू डोंट शो मी योर फेस, अगर आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे। इफ दाउ लीवेस्ट मी होली असाइड, इफ यू लीव मी होली असाइड, अगर आप मेरे को एकदम किनारे छोड़ देते हो, ठीक है। आई नो नॉट हाउ एम आई टू पास, आई नो नॉट हाउ आई एम टू पास, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं किस तरह से बिताऊंगा दिस लॉन्ग रेनी आवर्स, ये जो लंबे बारिश के समय है, लंबा बारिश का समय है, बारिश के जो घंटे हैं, कई घंटों तक बारिश होती है, तो मैं इस समय को कैसे बिताऊंगा मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे छोड़ देते हो, मुझे आप पीछे छोड़ देते हो, मुझे आप बाहर छोड़ देते हो, तो मुझे नहीं पता मैं ये समय किस तरह से काट पाऊंगा, बिता पाऊंगा। आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई, ठीक है, मैं बहुत ध्यान से, जो ग्लूम है, ग्लूम मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा डार्क वेदर, ठीक है, ग्लूम मतलब डार्क, ठीक है, डार्क वेदर ऑफ द स्काई मतलब वो डार्क वेदर ऑफ द स्काई को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। एंड माई हर्ट वेंडर्स, ठीक है, हर्ट क्या है, वेंडर्स, वेंडर्स मतलब घूमना फिरना, ठीक है, टहलता है, निकलता है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है। वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड, वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड, यहाँ पर वेलिंग का मतलब क्या है, हम लोग रोते हैं, ठीक है, चिल्लाते हुए, मतलब जोर गला में कोई रोता है तो कभी कभी हो जाता है, मतलब रोते रोते लोग चिल्ला देते हैं, ठीक है, उसका बात हो रहा है। वेलिंग विद द रेस्टलेस विंड, रेस्टलेस मतलब तेज हवाएं चल रही हैं, उसका बात किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ मेटाफॉर्स है, मेटाफॉर्स मतलब कुछ और वर्ड से कुछ और बताने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, उसको समझाते हैं। क्लाउड्स हीप अपॉन क्लाउड्स मतलब दिल बैठते हुए जा रहा है, ठीक है, दिल भारी होता जा रहा है। क्लाउड्स मतलब घना होते जा रहे हैं, गैदर होते जा रहे हैं, मेरा दिल बैठता जा रहा है, भारी हो रहा है, ठीक है। एसिड डार्कन्स, कब, जब आप मुझे अकेले छोड़ देते हो, ऐसे बारिश के मौसम में आप मुझे बाहर छोड़ देते हो, आप मुझे सेपरेट कर देते हो, ठीक है। अब जब मैं काम पे रहता हूँ, मेरा जिंदगी बहुत केओस से भरा हुआ है, ठीक है, माई मोमेंट्स ऑफ नून टाइड वर्क आई एम विद द क्राउड, जब मैं काम पे रहता हूँ, मेरे पास लोग हैं, मैं भीड़ में हूँ, मैं केओस में हूँ। बट आज इस लोनली वेदर में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया है, ठीक है, और मैं सिर्फ आपसे मिलने की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, अगर आप मुझे अकेला छोड़ दोगे, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं इस लंबे दिन को कैसे बिताऊंगा, मैं इस अकेलेपन को कैसे सह पाऊंगा, ठीक है। आई कीप गेजिंग ऑन द फार अवे ग्लूम ऑफ द स्काई, और इस अकेलेपन में मैं दूर उस आसमान को देख रहा हूँ, उस आसमान की ओर बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, और इन बहती हवाओं के साथ मेरा दिल भी रोते बिलखते हुए उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं बह रहा।
दिस इज द होल पोएम, दिस इज द होल मीनिंग ऑफ द पोएम। अब बोलने का मतलब क्या है, ओवरऑल थीम क्या है, सेपरेशन। देखो अगर आप अपने बिलवेड वन या गॉड को भी अगर इसको एड्रेस कर रहे हो तो बोलने का मतलब क्या है कि मैं आपके बिना अधूरा हूं। ठीक है, आप मुझे अकेला मत छोड़ो, डोंट सेपरेट मी फ्रॉम योर सेल्फ, मुझे बाहर मत छोड़ो। ठीक है, जब दिन मेरे लिए भारी है, जब अंधेरा है, डार्कनेस है, बारिश हो रही है, मैं अकेलेपन को झेल नहीं पाऊंगा, आपके बिना मैं कैसे इस समय को बिताऊंगा मुझे नहीं पता है। मेरे लिए सिर्फ आप ही उम्मीद का किरण हो। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ आप ही आखिरी उम्मीद हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ। ये पोएम का ओवरऑल मीनिंग है। ठीक है, तो अब आते हैं टाइटल जो है कितना रेलेवेंट है, टाइटल कितना फिट बैठता है। ऑब्वियसली टाइटल पूरा फिट बैठता है। सेपरेशन इज द थीम, सेपरेशन इज द टाइटल। यानी कि जब आप गॉड से सेपरेट होते हो, जब गॉड आपको सेपरेट कर देते हैं, तो गॉड आपको वो मौका नहीं देते कि आप उनके पास रह पाओ। ठीक है, तब आपको बहुत अकेलापन महसूस, तब आपको क्या लगता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत डिस्कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको क्या चाहिए, उन पे उम्मीद है आपको कि वो आपको मौका देंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर जो रेन, यहाँ पर जो डार्क क्लाउड्स बताया जा रहा है, एक बुरा समय को डिपिक्ट किया जा रहा है कि जब मेरा ये बुरा समय चल रहा है, उस समय आप मुझे कैसे अकेला छोड़ सकते हो, आप मुझे उस दरवाजे के बाहर कैसे छोड़ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ये पोएम खत्म हो जाता है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। अब हम लोग का नोट्स में बहुत सारा समरीज दिया हुआ है। ठीक है, ये डिटेल्ड समरी है, ये स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है। इसको आप लोग प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीज होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा पॉइंट पॉइंट उठा करके, लाइन्स से, कुछ वर्ड से उठा करके बोल देता है, तो वो सब क्या है आप लोग इजीली समझ पाओगे। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। ठीक है, जो याद रखने लायक है, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, बॉर्न इन कैलकाटा वेस्ट बंगाल। ठीक है, 7 मई 1861 में उनका बर्थ हुआ था, और 7 अगस्त 1941 में वो एक्सपायर कर गए थे, ही पास्ड अवे। ठीक है, नोबेल प्राइज कब मिला था गीतांजलि के लिए, 1913 में। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, और गीतांजलि उन्होंने लिखा कब था, 1910 में। उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था 1912 में, और नोबेल प्राइज उनको मिला 1913 में। ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एवर टू विन द नोबेल प्राइज। ठीक है, अच्छा, गीतांजलि में टोटल 157 पोएम्स हैं। ठीक है, 157 पोएम्स का कलेक्शन है, इसमें से गीतांजलि 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज गीतांजलि 18 विच इज ऑल्सो टाइटल्ड एज सेपरेशन। कुछ और पॉइंट्स बताते थे, जैसे कि यहाँ पर एड्रेस कौन हो रहा है, द बिलवेड वन। ठीक है, और गॉड। ठीक है, ये हो यहाँ पर, और इमेजरी ये यूज किया गया है। इमेजरी मतलब जो ओवरऑल सेटिंग ऑफ द पोएम है, सेटिंग ऑफ द पोएम ये है कि जो हमारा मतलब राइटर है, जो हमारे ऑथर है, जो हमारे पोएट हैं, वो एक दरवाजे के बाहर हैं, वो अपने बिलवेड वन से सेपरेट हो चुके हैं। बाहर बहुत ही ग्लूमी वेदर है, रेनी वेदर है। ठीक है, क्लाउड्स गैदर हो रहा है, बहुत ही डार्क एटमोसफेयर हो चुका है। ठीक है, और इसमें रहना जो है ओवरऑल उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो अपने बिलवेड वन से सेपरेट रह नहीं सकते, क्योंकि वो उन पे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ओवरऑल मेलैंकलिक एटमोसफेयर है। ठीक है, मेलैंकलिक को हम लोग सैड बोलते हैं। समझ में आया? तो इसी के साथ ये पोएम हो जाता है खत्म। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है, नोट्स अवेलेबल है, प्लीज जा करके पढ़ लेना। और ये सब पॉइंट्स पढ़ने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। जो अगर कुछ बाकी रह गया, आई डोंट थिंक कि कुछ बाकी रहा होगा, बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि यही आएगा आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कैलकाटा, वेस्ट बंगाल आएगा तो उसको टिक करके आना भाई। ठीक है, ये मत बोलना कि वेस्ट बंगाल कैलकाटा दोनों अलग अलग जगह है। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए जीते थे। गीतांजलि, क्या लिख रहा है, गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर डाइड ऑन, रविन्द्रनाथ टैगोर मरे थे 7 अगस्त 1942। ठीक है, ये डेट्स याद रखना प्लीज। और सिर्फ इस पोएम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर अदरवाइज कोई और पोएम है या स्टोरी है, राइटर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके जाना, राइटर के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन 1913। ठीक है, इसमें चलो
What is the famous poem written by Rabindranath Tagore? It is Gitanjali. How many poems? 157 poems. ठीक है, गीतांजलि में 157 पोएम्स का कलेक्शन है, जो कि सारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला 1913 में। ठीक है, अच्छा, इन मतलब यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट होगा लिटरेचर। लिटरेचर। हु हैज बीन एड्रेस्ड एज लव इन गीतांजलि 18? गॉड। ठीक है, गॉड की बात हो रही है। हु हैज बीन एड्रेस्ड एज दी गॉड? ठीक है, यू करके, दी का मतलब क्या होता है? यू। ठीक है, दाऊ का मतलब क्या होता है? यू होता है। ठीक है, चलो। व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन एक्सप्रेस्ड बाय द स्पीकर इन गीतांजलि 18? प्राइमरी इमोशन है लोनलीनेस का। ठीक है, अकेलापन, वो अकेले रह गए हैं। ठीक है, वो सेपरेट महसूस कर रहे हैं खुद को। ठीक है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द फीलिंग्स ऑफ वेटिंग टू इन गीतांजलि 18? ठीक है, द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। जो वेटिंग का फीलिंग है, जो वेट करना, ठीक है, लॉन्गिंग। वेटिंग को और हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्गिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये डार्क क्लाउड्स के साथ कंपेयर करके बताया गया। Who wrote the poem Gitanjali 18? Rabindranath Tagore. What imagery is predominantly used to convey the speaker's mood? क्या इमेजरी किया गया? क्लाउड्स और रेनी एटमोसफेयर जो था, वो इमेजरी यूज किया गया है। ठीक है, क्लाउड्स एंड रेन। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब द पैसेज ऑफ टाइम ऑन दिस डार्क डे इन गीतांजलि 18? ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, समय किस तरह से बीतता है, उसको किस तरह से डार्क डे में बताया है? लॉन्ग एंड पेनफुल। ठीक है, ये दिन क्या है? लंबा है। इस दर्द भरे दिन को मैं कैसे काटूंगा? What metaphor is used to describe the speaker's situation in Gitanjali 18? क्या मेटाफोर यूज किया गया है? ठीक है, क्लाउड्स हीपिंग अपॉन क्लाउड्स, यानी कि एक के ऊपर एक बादल जमते जा रहे हैं। ठीक है, Which of the following best describes the tone of Gitanjali 18? कौन सा चीज है जो गीतांजलि 18 का टोन को डिस्क्राइब करता है? दैट इज melancholic. melancholic मैंने बताया, melancholic is another word for sad or gloomy. ठीक है, What does the restless wind symbolize in Gitanjali 18? ठीक है, restless wind का मतलब speaker's unfulfilled desires. ठीक है, जो स्पीकर है उसका डिजायर्स फुलफिल नहीं है, रेस्टलेस विंड। ठीक है, रेस्टलेस मतलब जो शांत नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन द स्पीकर्स मूड इन गीतांजलि 18? वेदर का क्या इफेक्ट है? ठीक है, फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। ठीक है, उनका जो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन है, अकेलेपन का जो फीलिंग है, अकेला जो महसूस कर रहे हैं, वो और गहरा होता जाता है। ठीक है, डीपन्स देयर फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। विच सीजन इज द थीम ऑफ गीतांजलि 18? रेन। ठीक है, how does the speaker hurt how does the speaker's hurt respond to the external environment? ठीक है, it wanders and wails. wanders and wails मैंने बताया कि हवा के साथ कहीं मतलब बहने लगा। समझ में आया? What does the imagery of restless wind symbolize? restless wind क्या imagery symbolize कर रहे हैं? ठीक है, emotional unrest, turmoil and emotional unrest, emotionally stability नहीं मिल रहा उनको। ठीक है, What does the word gazing imply about the speaker's state of mind? Gazing क्या है? Gazing की स्पीकर का जो स्टेट ऑफ माइंड है उसके बारे में क्या बताता है? वो बहुत ही डीपली किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज बता रहा है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं, फोकस्ड एंड इन कंटेम्पलेटिव। ठीक है, फोकस्ड एंड कंटेम्पलेटिव यानी कि बहुत ध्यान से गेज कर रहे हैं। गेज मतलब स्टेयर कर रहे हैं। ठीक है, What does the phrase far away from the gloom of sky suggest about speaker's outlook? ठीक है, far away from the gloom of sky को मतलब क्या बता रहा है उनके बारे में? ठीक है, कि वो डिस्टेंट और मेलैंकोलिक है। डिस्टेंट मतलब दूर है, किससे से? अपने बिलवड वन से या गॉड्स। एंड मेलैंकोलिक मतलब सैड है। What mood is primarily conveyed in the line, I keep gazing on the far away gloom of the sky and my heart wanders wailing to the restless wind? ठीक है, यहाँ पर क्या मूड बनाया जा रहा है? मेलैंकोलिक। ठीक है, सोरो, सोरोफुल। ठीक है, सोरो इज ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर melancholic और sad. ठीक है, melancholic और sad. What do the long rainy hours symbolize? ठीक है, एंडलेस वेटिंग एंड डिस्पेयर। लॉन्ग रेनी आवर्स का मतलब जो बहुत देर से वो वेट कर रहे हैं। डिस्पेयर का मतलब यही होता है दुख भरा घड़ी। ठीक है, तो चीज का बात हो रहा है। व्हाट रेटोरिकल ठीक है, रेटोरिकल क्वेश्चन डज द स्पीकर पोज अबाउट पासिंग टाइम? क्या क्वेश्चन वो पासिंग टाइम के बारे में पूछते हैं?
ठीक है, कि वो कैसे इस समय को बिताएंगे, किस तरह से इस समय को काटेंगे। What literary device is used in the phrase these long rainy hours? क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है, डेट इज मेटाफॉर। मेटाफॉर यूज किया गया है। मेटाफॉर का मतलब किसी और चीज के बारे में लिख करके किसी और चीज को मतलब एक इनर मीनिंग देना, एक एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं मेटाफॉर। ठीक है, दीज लॉन्ग रेनी आवर्स यानी कि ये जो लंबा दिन है मेरा, इसको मैं कैसे काटूंगा आपके बिना। ठीक है, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट बीइंग होली असाइड यानी कि अकेला छोड़ देना। ठीक है, अबैंडन्ड एंड नेग्लेक्टेड, उनको छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है, ये वाला चीज बताया था, अबैंडन्ड एंड नेग्लेक्टेड। व्हाट डज इफ दाउ शोएस्ट मी नॉट दाई फेस इम्प्लाई अबाउट स्पीकर्स डिजायर। ये जो लाइन है स्पीकर के डिजायर के बारे में क्या बोल रहा है, स्पीकर के डिजायर में ये बोल रहा है कि वो एक बार और अपने बिलवर्ड वन या गॉड को देखना है, मिलना चाहता है। ठीक है, दे सीक कंपेनियनशिप, ठीक है, कंपेनियनशिप चाहते हैं, साथ चाहते हैं। What does the busy moment of noontide work suggest about speakers daily life? Daily life के बारे में busy moments of noontide work क्या बताता है कि उनका डेली लाइफ chaotic है और भीड़ भाड़ में रहते हैं वो। ठीक है, it is chaotic and active। ठीक है, what mood is primarily conveyed by the phrase dark lonely day? Dark lonely day से क्या बताया जा रहा है, ठीक है, isolation and sadness, ठीक है, अकेलापन और दुख। What does the speaker contrast their experience with the crowd and their feelings on the dark day? ठीक है, क्या बताया जा रहा है, क्या कॉन्ट्रास्ट है उनका क्राउड के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, और जो फीलिंग्स है उनका डार्क डे में, उसमें क्या कॉन्ट्रास्ट है। जब क्राउड के साथ रहते हैं तो दिन क्या एक्टिव है, मतलब क्या केओटिक है, बट वो अभी ये जो डार्क डे है वो उसमें अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, दे फील आइसोलेटेड डिस्पाइट बीइंग सराउंडेड बाय पीपल। ठीक है, ये होगा। What is the phrase it is only for thee that I hope, यानी कि उनका लास्ट उम्मीद आप है। ठीक है, beloved one या गॉड है, सिर्फ आप पे मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, उनके इमोशन के बारे में क्या बता रहा है, they find hope only in their loved one or God। What does the cloud heap upon cloud symbolize? Overwhelming emotions and despair। इमोशंस है वो ओवरवेलमिंग है, यानी उनका बेस्ट है, जो उनका जो बेस्ट मूड है उसके ऊपर टेक ओवर कर ले रहा है। What does the phrase it darkens suggest about speaker feelings? वो और गहरा होता जा रहा है। ठीक है, sense of foreboding, they experience a sense of foreboding। What does the speaker question? What does the speaker question? Why dost thou let me wait outside at the door all alone? स्पीकर ये सब क्यों पूछते हैं, क्या पूछ रहे हैं इससे कि मुझे बाहर क्यों छोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप मुझे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, दे फील अबैंडन्ड एंड नेग्लेक्टेड। What mood is conveyed by the combination of darkness and waiting, melancholy and longing। ठीक है, darkness से melancholy और waiting का मतलब longing होता है। ठीक है, what is emotion is primarily expressed in the exclamation ah love in Gitanjali 18। क्या बोला जा रहा है, affection, वो बहुत प्यार से उनको पुकार रहे हैं, किसको, beloved one और God। What significance of waiting outside the door? What is the significance of waiting outside the door? ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूजन एंड लॉन्गिंग। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सक्लूजन यानी कि एक्सक्लूड किया जा रहा है, लॉन्गिंग मतलब वेट करना हो, किसी की उम्मीद में वेट कर रहे हैं। ठीक है, और नहीं है, बढ़िया बात है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इमेजरी ऑफ क्लाउड हीप अपॉन क्लाउड्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पैसेज। ठीक है, इट एनहांसेस द सेंस ऑफ केओस एंड हैवीनेस। ठीक है, सेंस ऑफ केओस, ठीक है, और हैवीनेस को इनहेंस कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, केओस कहाँ, देखो वो क्राउड में नहीं, अकेलेपन में, तो केओस कहाँ है, उनके दिल के अंदर है। ठीक है, उनका इमोशंस का जो केओस है उसके बारे में बात हो रहा है, और हैवीनेस। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट, एंड चैप्टर के साथ साथ आपका सिलेबस भी हो जाता है कंप्लीट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड लोग के साथ प्लीज़ शेयर करना। हम लोग के चैनल में और भी वीडियोस मिल जाएगा आपको, आप लोग के अदर सब्जेक्ट्स का कैसा लगा बताना। किसी को कोई डाउट्स है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। यहाँ हम लोग का नंबर दिया हुआ है, किसी को क्लासेस के बारे में अगर इंक्वायरी करना है तो प्लीज़ यहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।